बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज सेल इंजरी एंड अडाप्टेशन। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम रॉबिन रिव्यू के एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं सेलुलर पैथोलॉजी वाले चैप्टर को। तो आपने वीडियो को अभी से लाइक कर देना, चैनल पर नहीं होता सब्सक्राइब कर देना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला एमसीक्यू है। पहले एमसीक्यू के अंदर जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की हुई है कि क्रॉनिक रीनल फेलियर है, यूरिया नाइट्रोजन 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। ओके, यूरिया नाइट्रोजन 40 मिलीग्राम है, लेकिन इसके बाद मेडिकेशन दी गई डायूरेटिक, तो उसने प्रोटीन डाइट को कम कर दिया। जब प्रोटीन को कम कर दिया तो फिर यूरिया नाइट्रोजन 30 मिलीग्राम तक हो गया। तो फिर ये किस चीज़ के अंदर आ जाती है, यानी ये आ जाती है अडाप्टेशन के अंदर। ये किसकी एग्जांपल है, ये अडाप्टेशन होती है। अब जो नॉर्मल सेल होती है और फिजियोलॉजिकल डिमांड को हैंडल कर लेती है और वो होम्योस्टेसिस के अंदर आती है, लेकिन जब किसी सेल के ऊपर स्ट्रेस आता है तो वह अडाप्टेशन ले लेगा और अडाप्टेशन से वो न्यू स्टेडी स्टेट को अचीव कर लेगा। यानी अडाप्टेशन से वो न्यू स्टेडी स्टेट को अचीव कर लेगा। यानी उसने प्रोटीन डाइट को कम कर दिया तो एट्रोफी हो गया, जिसकी वजह से प्रोटीन मास वगैरह कम हो गया, मसल का यूरिया नाइट्रोजन लेवल भी कम हो गया। ओके, ठीक हो गया। तो डायूरेटिक ने क्या किया, एक्सेस फ्लूइड का लॉस करवा दिया और न्यू स्टेडी स्टेट को अचीव कर दिया। प्रोटीन की रिस्ट्रिक्शन की है तो उसकी वजह से यूरिया नाइट्रोजन एक्सक्रीशन कम हो गया, जिसकी वजह से न्यू स्टेडी स्टेट अचीव हो गई है। एपोप्टोसिस का मतलब है प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ है। नेक्रोप्टोसिस के अंदर आपको दोनों फीचर देखने को मिलते हैं, एपोप्टोसिस वाले भी और नेक्रोसिस वाले भी। इरिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर सेल की मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है और मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है वो खराब हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो मेटाबॉलिज्म है वो स्टेडी स्टेट को अचीव कर चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। तो हाइपरटेंशन की वजह से कौन सी हो सकती है, तो हार्ट के ऊपर अगर लोड ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से हाइपरट्रॉफी होगी। स्पेसिफिकली लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर प्रेशर होगा तो वो अपने मायोफिलामेंट के साइज को बढ़ा देगा, नंबर को बढ़ा देगा मायोफिलामेंट के, जिसकी वजह से मसल का मैस बढ़ जाएगा। मायोफिलामेंट का नंबर बढ़ जाएगा जिसकी वजह से मसल का मैस बढ़ जाएगा। और अगर मसल का साइज या सेल का साइज बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं हम हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। लेकिन अगर स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा कंटिन्यू था, प्रोलॉन्ग स्ट्रेस था हाइपरटेंशन की वजह से, तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी फील होना शुरू हो जाएगी, हार्ट फील होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद एपोप्टोसिस के अंदर प्रोग्राम सेल डेथ आ जाती है। डिस्प्लेजिया हार्ट के लिए नहीं बन सकता, हीमोसिड्रिन की डेपोजिशन होती है। अगर हार्ट पे हो तो वो इंडिकेट करती है कि आयरन ओवरलोड हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा हो गया। ओके, इसके बाद मेटाप्लेजिया एक अडाप्टेशन होती है। ठीक है, मेटाप्लेजिया के अंदर एक डिफरेंशिएटेड सेल टाइप होता है, दूसरे डिफरेंशिएटेड सेल टाइप से रिप्लेस हो जाता है। तो ये नॉर्मली हार्ट के अंदर नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में प्रेगनेंसी है। प्रेगनेंसी के अंदर कौन सी अडाप्टेशन होती है, हाइपरट्रॉफी भी पढ़ा था आपने और हाइपरप्लेजिया भी पढ़ा था। ठीक है, ओके। तो कहते हैं कि वो कौन सी अडाप्टेशन है जिसकी वजह से यूट्राइन का साइज बढ़ गया। तो यहाँ पर हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया दोनों होता है, लेकिन मेनली जो यूट्रस का साइज बढ़ता होता है प्राइमरीली वो साइज की वजह से बढ़ता होता है, तो उसको बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। ओके, यानी जो यूट्रस का साइज बढ़ गया वो उसके इंडिविजुअल सेल के बढ़ने की वजह से होता है। एंडोमेट्रियम में हाइपरप्लेजिया भी होता है, लेकिन वो क्या होती है, वो थिन लाइनिंग होती है। ओके, मस्कुलर लेयर के लिए होता है और ज़्यादा इसका कंट्रीब्यूशन नहीं होता। ठीक हो गया। ओके, और आपको पता है कि मायोमेट्रियम में ज़्यादा स्ट्रोमा होता है और एंडोमेट्रियम रिलेटिवली कम होता है। सो स्ट्रोमा का कंट्रीब्यूशन रिलेटिवली ना होने के बराबर होगा। जो वेसल्स होती है वो माइनर होती है, लेकिन वो एसेंशियल कंपोनेंट होती है इंक्रीज का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग है। तो लैक्टेशन के अंदर क्या होता है, लैक्टेशन के अंदर हाइपरप्लेजिया होता है मेनली। वैसे इसमें भी हाइपरट्रॉफी होती है, लेकिन जो ब्रेस्ट के जो लोब्यूल्स होते हैं उनके अंदर सेल का नंबर बढ़ जाएगा। और सेल का नंबर क्यों बढ़ता है, प्रोजेस्टेरोन की वजह से और एस्ट्रोजन की वजह से। मेनली प्रोजेस्टेरोन हम कह सकते हैं, प्रोजेस्टेरोन की वजह से नंबर बढ़ जाता होता है। ओके, जो डक्टल मेटाप्लेजिया, बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। यानी इसका सही जवाब क्या होगा, 4 का डेल्टा होगा। जो डक्टल मेटाप्लेजिया होता है ये पैथोलॉजिकल प्रोसेस होती है। ओके, एपिथेलियल डिस्प्लेजिया, इसमें डिसऑर्डर्ड ग्रोथ होगी और मैच्योरेशन काफ़ी ख़राब हो जाती है, उसकी वजह से कैंसर हो जाएगा। आगे फैट की जो एक्युमुलेशन होती है तो ये किस को इंडिकेट करती है, सेल इंजरी को, या फैट के एरर मेटाबॉलिज्म भी हो सकते हैं। जो ब्रेस्ट का स्ट्रोमा होता है उसका लैक्टेशन के अंदर कोई इतना ज़्यादा रोल नहीं होता। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर एब्डोमन को इंजरी हुई है। ओके, ब्लंट इंजरी अप्लाई की है। तो आपको पता है कि एब्डोमन में सेंसिटिव ऑर्गन स्प्लीन और लीवर होते हैं। पेरिटोनियल लैवेज परफॉर्म किया गया तो हीमोपेरिटोनियम में लैप्रोटमी परफॉर्म किया गया तो लेफ्ट लोब ऑफ लीवर डैमेज हो गया। कनेक्टिव टिश्यू सिटी स्कैन नहीं है, सिटी स्कैन के अंदर पता चला कि लीवर ने अपना साइज बढ़ा लिया है। तो कौन सा प्रोसेस इसके अंदर हुआ है, तो लीवर की इंजरी हुई है। तो इंजरी में क्या होती है, ओके, इंजरी में बाकी टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, लेकिन जो रिमेनिंग टिश्यू होते हैं वो उसको कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं। और आपको पता है कि लीवर के अंदर क्या होता है, हम कह सकते हैं कि कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया होता है और वहाँ पर स्टिमुलेटरी हाइपरप्लेजिया होगा। यानी लीवर ये ऐसा टिश्यू है जिसके अंदर जनरेशन हो सकती है स्टेम सेल की, या फिर जो ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड सेल होते हैं वो आके इसको रिप्लेस कर लेते हैं। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं। और ऑप्शन क्या लिखे हुए हैं, डिस्प्लेजिया लिखा हुआ है। डिस्प्लेजिया होता है डिसऑर्डर्ड
डिसऑर्डर्ड होती है, ग्रोथ होती है, डिसऑर्डर्ड एपिथेलियल सेल ग्रोथ होती है, डिसऑर्डर्ड एपिथेलियल सेल ग्रोथ होती है। ठीक हो गया। इसके बाद जो स्टीटोसिस है, स्टीटोसिस या फैटी चेंज होती है, फैटी चेंज की वजह से लीवर की एनलार्जमेंट होती है, लेकिन ये रीजनरेटिव प्रोसेस नहीं होता क्योंकि यहाँ पर लीवर ने अपने साइज को वापस रीगेन कर लिया था, तो हिपैटोमेगाली हो जाती है लेकिन साइज को वापस रिटेन नहीं कर सकता। ये टॉक्सिक या मेटाबॉलिक इंजरी की वजह से होती है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाते हैं। तो डिफिकल्टी विद यूरिनेशन है, यूरिनेशन में डिफिकल्टी है और 71 ईयर का है। तो 71 के अंदर बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है। तो पता चला कि प्रोस्टेट ग्लैंड काफ़ी ज़्यादा इलाज है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अंदर प्रोस्टेट वगैरह लिया, तो प्रोस्टेट के अंदर बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया जो किस कैटेगरी से आता है, हाइपरप्लेजिया वाली कैटेगरी से आता है। जो नोड्यूलर, इसको हम नोड्यूलर प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया भी बोलते हैं, नोड्यूलर प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया या फिर इसको बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया बोलते हैं। इसके अंदर प्रोस्टेट के जो ग्लैंड होते हैं और स्ट्रोमा दोनों की प्रोलिफरेशन होती है, यानी दोनों के अंदर क्या देखने को मिलेगा, हमें हाइपरप्लेजिया देखने को मिलता है। अब जो प्रोस्टेट होता है जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है तो वह एंड्रोजन से ज़्यादा सेंसिटिव होता रहता है। ओके, तो ये पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया के अंदर आएगा। इसके अलावा डिस्प्लेजिया के अंदर डिसऑर्डर्ड एपिथेलियल सेल ग्रोथ होती है। ओके, और मैचुरेशन भी डिसऑर्डर्ड होती है। तो आप इसको देख लेना, डिस्प्लेजिया की डेफिनेशन को रट्टा मार लेना। फैटी चेंज जस्टिटोसिस है, वही हिपैटोमेगाली क्रिएट करती है। बीपीएच को बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरट्रॉफी भी कुछ लोग कह देते हैं, लेकिन टर्मिनोलॉजी खराब होती है। फिर इसके बाद मेटाप्लेजिया, मेटाप्लेजिया के अंदर मेटाप्लेजिया में क्या एग्जांपल होती है, अगर इसके ग्लैंडुलर एपिथेलियम ओके वो अगर स्क्वेमस एपिथेलियम से कन्वर्ट हो जाए, स्पेसिफिकली जहाँ पर प्रोस्टेट का इन्फार्क्ट होता है, तो जहाँ पे प्रोस्टेट का इन्फार्क्ट है तो उसके सराउंडिंग एरिया के ऊपर एपिथेलियम का मेटाप्लेजिया हो जाए तो ये मेटाप्लेजिया में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ जाते हैं। लेफ्ट फीमोरल फ्रैक्चर है, एक्सीडेंट है, प्लास्टर लगाया गया तो एयरट्रॉफी हो गई होगी। आपको पता है, अंडरस्टूड बात है कि जब वर्कलोड कम होता है तो उसकी वजह से डिसयूज एयरट्रॉफी हो जाती है। ठीक है, जबकि एप्लेजिया क्या है, एप्लेजिया लैक ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, लैक ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, कोई एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हुई नहीं है। इसके अलावा जो डिस्ट्रॉफी होती है, डिस्ट्रॉफी के अंदर इनहेरिटेड मसल डिसऑर्डर है, जिसके अंदर मसल के जो फाइबर्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, लाइक ड्यूशिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। ओके, हाइलिनोसिस का क्या मतलब है, हाइलिनोसिस या हाइलिन चेंज होती है। हाइलिनोसिस के अंदर रट्टा मार लो कि पिंक है, ग्लासी है और इओजिनोफिलिक मॉर्फोलॉजी देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ जाती है। अब ये पूरा डायग्राम बनाई पड़ी है इन्होंने, हार्ट बर्न है और डेट मीन्स कि उसको मेटाप्लेजिया हो गया। उसको जो मेटाप्लेजिया होता है तो उसको बोलते हैं बैरेट इसोफेगस, बैरेट इसोफेगस। और इसोफेगस में कौन सा मेटाप्लेजिया होता है, आपको पता है कि कलमनर मेटाप्लेजिया, यानी वो कलमनर के अंदर एपिथेलियम कन्वर्ट हो जाती है। ओके, यानी जो गैस्ट्रिक एसिड है इसोफेगस में रिफ्लेक्स करेगा, उसको इन्फ्लेम करेगा, जिसकी वजह से नॉर्मल इसोफेगल स्क्वेमस एपिथेलियम इंटेस्टिनल टाइप कलमनर एपिथेलियम से रिप्लेस हो जाती है, तो उसको बोलते हैं मेटाप्लेजिया। वैसे गोबलेट सेल इसोफेगल म्यूकोजा का पार्ट नहीं होते, तो गोबलेट सेल हाइपरप्लेजिया नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर एक पेशेंट है जिसको हेपेटाइटिस हो चुका है, नोजिया है, फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर राइट अपर क्वाड्रेंट पेन है, लीवर का कोई मसला आ गया, लीवर की इंजरी है, तो ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रही है, इरिवर्सिबल सेल इंजरी को। और इरिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर मेनली सेल मेम्ब्रेन का डिफेक्ट होता है, सेल मेम्ब्रेन का डिफेक्ट है जब जिसकी वजह से इंट्रासेलुलर एंजाइम सीरम के अंदर ज़्यादा होना शुरू हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर लिथार्जी है, यूरिन आउटपुट कम हुई पड़ी है, लेबोरेटरी डायग्नोसिस में क्रिएटिनिन का लेवल 4.3 और यूरिन नाइट्रोजन 40 है, रीनल बायोप्सी की गई है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे है। तो एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस को कौन सजेस्ट करेगा, तो नेक्रोसिस है, इरिवर्सिबल सेल इंजरी है, तो इसके अंदर क्या होगा, क्रोमेटिन की क्लम्पिंग होती है, माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग भी उसमें बाकी में रिवर्सिबल में हो सकती है। ओके, ठीक है, लेकिन जो सेल की जो डेथ होती है उसके अंदर न्यूक्लियस लॉस होना शुरू हो जाता है, न्यूक्लियस लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो जो फ्रेगमेंटेशन है वो बता देगी कि न्यूक्लियस लॉस होना शुरू हो गया, टुकड़े बनना शुरू हो गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो ब्लैब्स होते हैं, राइबोसोमल डिसएग्रीगेशन है, ये सारी रिवर्सिबल सेल इंजरी की है। आगे 50 ईयर ओल्ड मैन हैज एक्सपीरियंस अ चेस्ट पेन 6 आवर्स के लिए, हिस्टोलॉजिकल स्टेनिंग बताई गई है, कोई हैमरेज, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या रीज़न हो सकता है। ओके, तो चेस्ट पेन है तो इसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी में कोई थ्रोम्बस वगैरह आ गया है। आगे 12 एमसीक्यू की तरफ आ जाते हैं। ओके, 12 एमसीक्यू में ये है कि एब्डोमिनल पेन है, एग्जामिनेशन में पता चला कि हाइपोटेंसिव और शॉक के अंदर है, सीरम लाइपेज लेवल ज़्यादा हुआ है और सीरम लाइपेज लेवल ज़्यादा हुआ है, तो इसका मतलब कौन सी नेक्रोसिस है, फैट नेक्रोसिस, और फैट नेक्रोसिस के अंदर गैंग्रीनस पेनक्रियाटाइटिस आ जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है। ओके,
तो पता चला कि सीटी स्कैन में लेफ्ट पैराइटल लोब के अंदर बड़ी सिस्टिक एरिया है। तो ब्रेन के अंदर कौन सी नेक्रोसिस होती है? ब्रेन के अंदर होती है ल्यूकोफैक्टिव नेक्रोसिस होती है। ल्यूकोफैक्टिव नेक्रोसिस में क्योंकि आपको पता है कि सीएनएस के अंदर लिपिड कंटेंट हाई होता है, ओके, हाई लिपिड कंटेंट होता है सीएनएस का, जिसकी वजह से ल्यूकोफैक्टिव नेक्रोसिस होती है इस्कीमिक इंजरी की वजह से, लाइक स्ट्रोक की वजह से, ओके। हाई लिपिड कंटेंट की वजह से ल्यूकोफैक्टिव नेक्रोसिस होती है और ल्यूकोफैक्टिव नेक्रोसिस के अंदर सेल की आउटलाइन बॉर्डर डिमार्केशन नहीं होती। इसके बाद एसिम्प्टोमेटिक 33 ईयर ओल्ड है, ओके। पल्मोनरी वेजिन रिसेक्शन है, पता चला कि सर्कमस्क्राइब मैस है जिसकी सॉफ्ट वाइट सेंटर है। तो सॉफ्ट वाइट सेंटर किसको इंडिकेट कर रहा है? कौन सी नेक्रोसिस को? केजियस नेक्रोसिस को। टीबी वाले के केस में गैमा इंटरफेरोन टेस्ट भी पॉजिटिव है, ओके। तो ये किसको इंडिकेट करता है? ये केजियस नेक्रोसिस को। तो ये लेप्रोसी में होती है, टीबी में होती है, फंगल इन्फेक्शन में होती है। 15 की तरफ चलती है। तो एक एक्सपेरिमेंटल ड्रग थी जो कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को इनहिबिट कर देती है जब ज़्यादा डोज में देती है और एटीपी के प्रोडक्शन को 5% ड्रॉप कर देती है। सेल मेम्ब्रेन डिमिनिश हो गया। तो कौन सा सेल कल्चर में ज़्यादा होना चाहिए फ्लूइड की कंसेंट्रेशन में? तो आपको पता है कि जब सेल डैमेज होगा तो सेल के डैमेज होने की वजह से पोटेशियम बाहर की तरफ लीक आउट कर जाएगा। सेल मेम्ब्रेन फंक्शन डिमिनिश हो गया तो अंदर वाले आयन बाहर की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद पुअरली कंट्रोल डायबिटीज़ है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, कार्डिक आउटपुट कम हुई पड़ी है, इंजेक्शन फ्रैक्शन 18% है। तो कौन सा सब्सटेंस ब्लड के अंदर होगा जो इरिवर्सिबल सेल इंजरी को इंडिकेट करेगा? तो हार्ट की केस में जो मेन एंजाइम होता है, एक तो क्रिएटिन CKMB होता है, लैक्टिक एसिड है और लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस है। तो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस रिवर्सिबल सेल इंजरी को इंडिकेट करेगा, ओके, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है 17 MCQ की तरफ। 17 के अंदर एक आइन होता है जो कि सेल में एंटर होने के बाद, यानी कौन सा आइन है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में एक्यूमुलेट होता है, साइटोसोल में एक्यूमुलेट होता है और ये सेल को डैमेज करना शुरू कर देता है। तो वो कैल्शियम आइन होता है। तो कैल्शियम होता है, ये क्या करता है? कैल्शियम सेल के अंदर एंटर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो वहाँ पे ATPase को एक्टिवेट करता है, वो सेल के मेंबर्स को, सेल के कंपोनेंट को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि ड्रग एडमिनिस्टर करेगी एक्सपेरिमेंटल एनिमल के अंदर, तो उसने साइटोक्रोम P450 वाले मेटाबोलाइट को टॉक्सिक मेटाबोलाइट में कन्वर्ट करा दिया और जिसकी वजह से इंट्रासेलुलर रिपीट परऑक्सीडेशन वगैरह होना शुरू हो गया। तो उस ड्रग की मोस्ट प्रोबेबली एग्जांपल है एस्टामाइनोफेन। और एस्टामाइनोफेन क्यों होती है? ग्लूटाथायोन की डेफिशिएंसी की वजह से। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक्सपेरिमेंट के अंदर मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल है, उनको रेडिएंट एनर्जी अप्लाई किया जिसकी वजह से सेल की इंजरी हुई है, फ्री रेडिकल की वजह से हुई है। और फ्री रेडिकल को ओवरकम करने के लिए ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज एंजाइम है। आयरन टैबलेट ज़्यादा ले लिया, आयरन टैबलेट की वजह से क्या होता है? आगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, हाइपोटेंशन हो गई है। तो कौन सा कंपोनेंट होता है, ओके, जो इसके अंदर आ सकता होता है आयरन की वजह से? तो आयरन की वजह से क्या होगा? फेंटोन रिएक्शन, हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल आपने पढ़ा था। तकरीबन हमने 20 MCQ को कवर कर लिया है, बाकी 21 से ऑनवर्ड MCQ को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना।